देखो, हमारी जो वर्कशीट है, वर्कशीट में हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन फिलिंग द नंबर 1 मार्क्स का क्या कह रहा है इसके अंदर, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन 4 पॉइंट्स इन द फॉलोइंग द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 70 and 125 and leaves remainder 5 and 8 respectively। 5 and 8 respectively। तो कह रहा है कि सबसे बड़ा नंबर ढूंढना है विच डिवाइड्स 70 and 125 लीविंग रिमाइंडर 5 and 8 रिस्पेक्टिवली। क्या होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? पहले क्वेश्चन का मतलब समझ लो, लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 70 and 120। इसका मतलब क्या? सबसे बड़ा नंबर जो क्या करता हो, इन दोनों को डिवाइड करता हो। और लिविंग रिमाइंडर कितना आना चाहिए? 5 and 8। मतलब इन दोनों को डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा नंबर। अब एचसीएफ की डेफिनेशन आपको पता ही होगा। एचसीएफ की डेफिनेशन क्या होती है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इन दोनों को डिवाइड करने वाला, वैसे करना सबसे बड़ा नंबर निकालो तो इट मींस एचसीएफ से आता है वो। इन दोनों को डिवाइड करने वाला जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो इन दोनों का क्या होगा? एचसीएफ। बट इन्होंने रिमाइंडर दे रखा है 5 और 8। इसको इसमें कैसे करते हैं? इसमें मैं क्या करूंगा, 70 में से 5 माइनस कर दूंगा और 120 में से 8 माइनस कर दूंगा। 70 माइनस 5 कितना होगा? 65। और 125 माइनस 8 कितना होगा? 117। तो उन दोनों का एचसीएफ निकाल देना, उन दोनों का एचसीएफ निकाल देना। जो आंसर आएगा वो इसमें से, ऑप्शन में से करेक्ट कर देना। क्या कॉन्सेप्ट समझ में आया? समझ में? इसमें ना देखने वाली बात यह है कि सबसे ध्यान से पहले क्वेश्चन पढ़ा करो कि दोबारा समझाओ। क्लियर है सारे बच्चों को? अगला देखो जी, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द। यहां पर मैं हल्का का हिंट देता रहूंगा जिससे कि आपको क्लियर होता रहे। ठीक है, तो पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको क्या बोला, 70 माइनस 5 करके कितना आया? 65। और 125 माइनस 5 करके कितना आया? 120। तो हमारा जो रिक्वायर्ड नंबर था, तो वो कितना आ जाएगा? सॉरी, यहां पर 70 माइनस 5 कितना हो गया? 70 माइनस 5 और 125 माइनस 8। 70 माइनस 5 हो गया 65 और 125 माइनस 8 कितना हो गया? 117। तो रिक्वायर्ड नंबर जो आएगा वो कौन कैसे आएगा? एचसीएफ ऑफ 65 एंड 117। क्या आंसर आ रहा है इसका? 13। ऑप्शन 2 है। इन दोनों का जब एचसीएफ निकालोगे, अब एचसीएफ जो पीडीएफ में दे रखा है वो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जो तुम्हारे टॉपिक से कट गया है। पर अगर आपको कभी भी एचसीएफ और एलसीएम निकालना है इस बार, इस साल वाले उसमें, तो वो आपने निकालना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जो मैंने 1.1 में किया था। क्लियर होगा? अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन 4 ऑप्शंस इन द फॉलोइंग। क्वेश्चन ये बहुत बारी आता है। द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर फ्रॉम 1 to 10। सबसे छोटा नंबर बताना जो इन 1 से भी डिवाइड हो जाए, 2 से भी, 3 से भी, 10 से भी। फिर से पहले एलसीएम की डेफिनेशन पढ़ते हैं। एलसीएम का मीनिंग क्या होता है? एलसीएम का लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब, जैसे एग्जांपल लेते हैं, 2 और 3 है। 2 और 3 से डिवाइड होने वाला नंबर कौन सा है? 2 और 3 से डिवाइड होने वाला नंबर कौन सा है? 6। और 12 भी है, और 18 भी है, और 24 भी, ये सारे हैं। बट सबसे छोटा लीस्ट कौन सा है? 6। तो सबसे छोटा नंबर जो इन दोनों से डिवाइड होता है तो वो हमारा एलसीएम के अंदर काउंट होगा। मैं कहता हूं ना कि कोई भी दो नंबर, एलसीएम और एचसीएफ को ना पहले बारीकी से ध्यान से समझना। इसी में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, इसलिए क्वेश्चन में भी डिफरेंशिएट नहीं हो पाता। तो एलसीएम का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा सबसे छोटा नंबर जो इन दोनों से डिवाइड होता है। तो मैं कहूँ जी एक छोटा, सबसे छोटा नंबर बता दो जो इन दोनों से डिवाइड होता है, तो आप एलसीएम निकालोगे। आई मेरी बात समझे? अब मैं कहूँगी सबसे बड़ा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड करता है, सबसे बड़ा नंबर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 2 and 3, वो आप बोल दोगे 1। तो वहां से कैसे निकलेगा? एचसीएफ निकलेगा 2, 3 का, जो कि होता है 1। समझ में आ रही है मेरी बात? तो
सबसे बड़ा नंबर जो इन दोनों से डिवाइड होता है वो एलसीएम में काउंट होगा, और जो सबसे बड़ा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड करता है, सबसे बड़ा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड करता है मतलब एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इससे काफी आपको मीनिंग अगर क्लियर है तो आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। तो देखो यहां पे बताना सबसे छोटा नंबर जो 1 to 10 सबसे डिवाइड होता है तो एलसीएम निकलेगा। इनसे निकलेगा 1 से लेकर 10 तक के जितने भी नंबर है सबका एलसीएम निकलेगा। 1 2 3 सबकी क्या कर लोगे आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये करा, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करी, 1 का 1 2 का 2 1 ये आ जाएगा 3 into 1 2 की पावर 2 5 की पावर 1 ये 2 into 3 7 into 1 2 की पावर 3 3 की पावर 2 2 की पावर 1 into 5 की पावर 1। जब इसका एलसीएम होगा, एलसीएम आपको पता ही है क्या होता है, जितने भी प्राइम नंबर है सारे लिखने हैं और हाईएस्ट पावर लिखनी है। तो आप एलसीएम में इसमें क्या दोगे आंसर, एलसीएम 1 to 10 का 2 यूज हो रहा है, 3 यूज हो रहा है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन है ना, ये वाला तो यूज ही नहीं होगा, ये तो प्राइम नंबर होता ही नहीं है, इसको हटा दो। 2 3 2 की पावर मैक्सिमम कितनी है 3, तो 2 की पावर 3 आ जाएगा, 3 की पावर कितनी है 2 आ जाएगा, ठीक है 3 की पावर 2, और 5 की पावर कितनी है मैक्सिमम 1, 7 की हाईएस्ट पावर कितनी है 1, और बस इनको सोल्व करके तुम्हारा आंसर आएगा 2520, 2520। क्लियर है, आगे चलो जी। अगला देखो, इसमें एक चीज का ध्यान रखना, हल्का हल्का हिंट लिखते जाओ हर एक क्वेश्चन नंबर बाकी, ये नहीं कि अपना मैं कोई कथा सुना रहा हूं आराम से सुन रहे हो, क्वेश्चन नंबर लिखते जाओ 1, और इसमें जो भी आपने हिंट लिखनी है वो फटाफट लिखते जाओ, क्योंकि बच्चों को याद नहीं रहता, आप सोचो कि याद रहेगा मेरे को। इसके बाद चलो जी आगे। अब देखो ये वाला क्वेश्चन इतना आता है, मैं क्या बताऊं आपको, और गड़बड़ करके आते हैं बच्चे हमेशा, ठीक है जी। क्या कह रहा है इसके अंदर, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑफ द ऑप्शन इफ द टू पॉजिटिव इंटीजर a एंड b आर रिटन एज दिस। a आपको दे दिया x का क्यूब y का स्क्वायर, b दे दिया आपको x y का क्यूब, और एचसीएफ ऑफ ए बी निकालना है, एचसीएफ ऑफ ए बी निकालना है। अब मैंने ए बी का एचसीएफ कैसे निकालते थे प्राइम फैक्टराइजेशन में, आप बताओ कैसे निकालते थे। एक तो कॉमन प्राइम नंबर लिखते थे पहले, एक्स भी प्राइम नंबर है इसमें, वाई भी प्राइम नंबर है, तो एक्स भी आ गया वाई भी आ गया, और एचसीएफ में तो लोवेस्ट पावर लेते हैं, तो एक्स की लोवेस्ट पावर 1 है, वाई की लोवेस्ट पावर 2 है, तो उसका आंसर आ जाएगा एक्स वाई स्क्वायर। ध्यान से पढ़ना, अभी टेस्ट होने वाला है इसका। आगे क्लियर हो गया समझ। अब जो से एकदम एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन होंगे वो मैं छुड़वा दूंगा साथ के। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है कि इसको प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखना है, ये तो आप लिख ही लोगे, जो अपना 1.1 का पहला क्वेश्चन है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिखना है, तो ये लिख लोगे आप। राइट द सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम फैक्टर इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 98। तो वो कह रहा है 98 की प्राइम फैक्टराइजेशन करो पहले, तो कितना है 2 का करेंगे 49, फिर 7 से करेंगे, फिर 7 से करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 98 आ जाएगा 2 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 2। तो यहां पे हमसे पूछ रहा है कि ये इनकी पावर को ऐड करके, एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है पावर, तो पावर किसकी, प्राइम फैक्टर की पावर का सम, तो प्राइम फैक्टर की पावर कितनी है 2 1 1, इनको ऐड करके कितना आंसर आएगा 3। क्लियर है, आगे चलते हैं। ये आ गया हमारे पास। आप कह रहे हैं फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n 2 की पावर n एंड 5 की पावर n एंड इन यूनिट डिजिट 5, यूनिट डिजिट पर 5 आना चाहिए, n की ऐसी क्या वैल्यू पुट करूं कि यूनिट डिजिट क्या आना चाहिए 5 आना चाहिए, यूनिट डिजिट कितना आना चाहिए 5 आना चाहिए। तो देखो अब मैं अगर n की वैल्यू 1 भी पुट करूंगा तो कितना आ जाएगा 2 into 5 10, तो यूनिट प्लेस पे जो डिजिट आ जाएगा वो 0 आ जाएगा। फिर अगर मैं 2 पुट कर लूं, अगर आप देखो अगर किसी भी प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 दोनों आ गए तो सीधी सी बात है यूनिट प्लेस पे आपका 10 ही आने वाला है,
चाहे आप n की वैल्यू 1 पुट करो, चाहे 2 पुट करो, चाहे 3 पुट करो, चाहे 5 पुट करो, चाहे जो मर्जी n की वैल्यू निकाल लो, n की वैल्यू पुट कर दो। समझ में आ रहा है कैसे यूनिट प्लेस पे 0 आएगा? क्योंकि 8 2 और 1 5 तो होगा ना कम से कम। 8 2 और 1 5 मल्टीप्लाई करके कितना बनाता है 10, और 10 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट वाला डिजिट क्या आएगा यूनिट प्लेस पे 0। किसी भी नंबर को आप 10 से मल्टीप्लाई करते हो तो यूनिट प्लेस पे तो 0 आता है ना। तो इसका मतलब मैं n की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो 8 2 और 1 5 मिलकर 10 बना देगा, और ठीक है तो यूनिट प्लेस पे आ गया 2। मान लो मैं n की वैल्यू यहां पर 2 पुट कर देता हूं, तो 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 कितना आ गया 4, और ये आ गया देखो 8 2 और 1 5 1 10 तो हो गई, और एक और 2 और 1 5 और 1 10 होगा, 10 और 10 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो ये मेरा अब 2 0 आ गई। इसमें एक और भी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन पूछा जाता है, वो वैसे इसमें मैंने दे रखा बताऊंगा आपको बाद में। फिलहाल के लिए आ गया समझ में कि 1 2 और 1 5 भी मिल गया ना, तो यूनिट प्लेस पे 0 आना है, फिक्स है। ठीक है, अभी घुमा के किसी और तरीके से भी क्वेश्चन बोर्ड वाले पूछ सकते हैं, आपको पता होना चाहिए। देखो ये 7th क्वेश्चन एनसीईआरटी है, ये आप कर ही लोगे, वेरी शॉर्ट पर आ जाते हैं ये। ए और बी दो प्राइम नंबर है, एलसीएम ऑफ ए बी कितना आएगा? एलसीएम ऑफ ए बी। अब देखो इसका आंसर मैं कैसे देता हूं, दो प्राइम नंबर में खुद ही लेट कर लेता हूं। वे एक प्राइम नंबर है 2 और एक प्राइम नंबर है 3। आप अगर उसका एलसीएम निकालोगे कितना आएगा, इन्हीं का प्रोडक्ट आ जाएगा 2 इंटू 3 दैट मीन 6। किसी भी दो प्राइम नंबर का एलसीएम निकालोगे 3 और 5 का निकालो तो 15 ही आएगा, 7 और 11 का निकालो 77 ही आएगा। तो कोई भी दो नंबरों का, दो प्राइम नंबर का एलसीएम निकालोगे तो उनका प्रोडक्ट आता है। ये बात समझ में आ जानी चाहिए। अब इसमें होगा क्या, मैं आपको बताऊं गलती आप कहां पे करोगे, आप फॉर्मूले के चक्कर में पड़े रहोगे, फॉर्मूले से निकालने की कोशिश करोगे। अब फॉर्मूले से कैसे नहीं निकलेगा, फॉर्मूला तुम्हें कौन सा पता है, एक ही पता है। जो गलती करने वाले हो मैं बता रहा हूँ वो दिमाग कहां चलेगा। आप करोगे एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर निकालने की कोशिश कर सकते हैं कुछ बच्चे। अब एचसीएफ की वैल्यू होगी नहीं तुम्हारे पास तो वो एलसीएम निकलेगा कैसे, आप परेशान हो। समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं कि आपका दिमाग कहां पे भाग सकता है। तो मैं हमेशा एलसीएम और एचसीएफ जब भी निकालने की बात होगी तो मेरे पास दो तरीके होने चाहिए, एक तो फॉर्मूला और एक डायरेक्ट। अगर फॉर्मूले से ना निकले तो अपने दिमाग में अगली कमांड क्या देनी है, डायरेक्ट भी करके देख लेता हूं। एग्जांपल लेते, जैसे अभी इन्होंने ए और बी प्राइम नंबर दे रखे हैं, तो जब प्राइम नंबर दे रखे हैं तो आप ए बी में मत डील करो, पहले ए बी को छोड़ के डील करो कि कोई भी दो प्राइम नंबर एग्जांपल लिए लो, जैसे कि मैंने लिए, तो आपको समझ में आ जाएगी उससे कहानी एग्जैक्टली। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 18 एंड देयर प्रोडक्ट इज 12960, एलसीएम निकालना है। तो फॉर्मूले से निकल जाएगा, आपको पता ही है एचसीएफ इनटू एलसीएम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो आपको एचसीएफ ऑफ टू नंबर दे रखा है 18 और प्रोडक्ट दे रखा है उनका 12960 और एलसीएम निकालना है। इसको 18 को डिवाइड में दे देना, आपका आ जाएगा, है ना। क्लियर है। वेरी शॉर्ट पे चलते हैं जी, स्टेट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। स्टेट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक वैसे तो आपको एनसीईआरटी में याद कराई थी, फिर भी क्या होती है, किसी भी कंपोजिट नंबर, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। तो किसी भी कंपोजिट नंबर को आप इक्वल टू में ऐसे लिखते हैं ना, जैसे मान लीजिए 18 है, ये कंपोजिट नंबर है, इसको आप क्या लिखते हो 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2। तो किसी भी कंपोजिट नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर में लिख सकते हैं अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि ये 3 की पावर 2 आप यहां पे भी लिख सकते हो, 2 की पावर 1 यहां पे लिख सकते हो, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। इसमें आपने ऑर्डर चेंज कर दिया, 3 पहले लिख लिया, 2 बाद में लिख लिया, बट है तो सेम ही ना। तो एक तो एवरी कंपोजिट नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर एंड यूनिक। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो आप किसी भी कंपोजिट नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन लिखते हो ना, वो यूनिक होती है। यूनिक कैसे होती है, यूनिक का मतलब क्या है कि अगर 18 की प्राइम फैक्टराइजेशन 3 की पावर 2 की पावर 1 बननी है ना, 3 की पावर 2 की पावर 1 बननी है, और कोई दूसरी प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं बन सकती कि आप सोचो परसेंट टू परसेंट चेंज हो जाएगी। तो मैं मान लो कि एक बच्चे ने निकाली, उसने कुछ और निकाल दी, दूसरे ने कुछ और निकाल दी, ऐसा नहीं हो सकता। सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज आ सकता है, ऑर्डर में चेंज हो सकता है। किसी बच्चे ने
2 की पावर 1 आगे लिख दिया, 3 की पावर 2 पीछे लिख दिया, और किसी बच्चे ने 3 की पावर 2 आगे लिख दिया और 2 की पावर 1 लिख दिया। ये मतलब है। तो ये इसकी डेफिनेशन एग्जैक्ट लिखनी है अगर पेपर में आएगी तो, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन बुक में से देख के समझा दिया है, बुक में से देख के पूरा डिट्टो लिखना, ठीक है जी। एनसीईआरटी क्वेश्चन है। अब जो ये वाला क्वेश्चन होता है 6 कैन एंड विद डिजिट 0, इसको जो इसकी लैंग्वेज ढंग से लिखा। जब भी मैं इसका टेस्ट लेता हूं तो बच्चे इसकी लैंग्वेज ना अपने आप लिखते हैं। लिखना है तो एक बारी कोई भी कॉन्सेप्ट को लिखना है, इसको अच्छे तरीके से लिख लेना, लिखवा दी थी आपको। तो ये आपने इसमें लैंग्वेज जरा ध्यान से, जब भी टेस्ट होता है तो उसको प्रैक्टिस करके आया करो कि इसमें लिखना है 6 की पावर n वाले क्वेश्चन में। What is the smallest number which when divided by this leaves remainder 7? Leaves remainder 7 in each case। क्या है सबसे, अब ना इन सब चीजों में क्या होने वाला है, जो भी स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है या लार्जेस्ट नंबर निकालना है, इट मींस एलसीएम और एचसीएफ वाले क्वेश्चन उनको ना एक साथ टारगेट करना, उसमें फर्क समझना कि भाई ये क्या है, एलसीएम क्यों, एचसीएफ क्यों। जब तक उसको टारगेट नहीं करोगे ना तब तक तो बीच में आ गए क्वेश्चन, बीच में आ गया ना। पर सारे क्वेश्चंस को एलसीएम और एचसीएफ वाले जितने भी क्वेश्चंस आपने करने हैं, जिसमें ऐसे लिखा रिमाइंडर 3 बच रहा है, ठीक है, रिमाइंडर 7 आना चाहिए इन ईच केस, जैसे ये वाला क्वेश्चन हो गया, इन सबको एक साथ पढ़ के फिर समझ लेना क्या क्या डिफरेंसेस है। भाई इसमें एलसीएम क्यों निकल रहा है, इसमें एचसीएफ नहीं समझ में आ रहा, मुझसे पूछना। देखो इसमें क्या है, एक स्मॉलेस्ट नंबर बताना है जो कि इन तीनों से मैं डिवाइड करूं तो रिमाइंडर आना चाहिए 7। रिमाइंडर क्या आना चाहिए 7। अच्छा अगर मैं इन तीनों का एलसीएम निकालूं तो स्मॉलेस्ट नंबर आ जाएगा जिसका रिमाइंडर 0 आएगा ना। जैसे मैं 2 और 3 का एलसीएम लेता हूं, 2 और 3 का एलसीएम, 2 और 3 का एलसीएम कितना आता है 6। तो जो ये 6 नंबर होता है, ये 2 से और 3 से जब डिवाइड करते हो आप तो रिमाइंडर 0 आता है। रिमाइंडर क्या होता है 0। तो जो एलसीएम होता है किसी भी नंबर का, हाँ 2 और 3 का एलसीएम जो होता है, ये अगर मैं चाहे 2 से डिवाइड करूं चाहे 3 से डिवाइड करूं, ये सबसे छोटा नंबर है जो कि 2 से भी डिवाइड होता है और 3 से भी डिवाइड होता है, और रिमाइंडर 0 आएगा दोनों के सुन, चाहे 2 से डिवाइड करो चाहे 3 के। अब इसने क्या बोला जी, सबसे छोटा नंबर बताओ, रिमाइंडर कितना आना चाहिए 7। मैं उस नंबर को 35 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 7 आना चाहिए, मैं उस नंबर को 56 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए 7, 91 से करूं तो भी 7। अब मैं बड़े आराम से सोचता हूं, मुझे ये तो क्लियर है जो इन तीनों का एलसीएम होगा उसमें रिमाइंडर 0 आएगा, तो जो भी इन तीनों नंबरों का एलसीएम आएगा उस नंबर में 7 ऐड कर देना। 7 ऐड करने से क्या होगा, जो नंबर आएगा इन तीनों का एलसीएम लेके, जो भी आएगा, मैंने कहा x आएगा, वो जो x जो भी नंबर आएगा वो इन तीनों से डिवाइड करके रिमाइंडर 0 आएगा। x को मैं इससे डिवाइड करूंगा तो भी 0 आएगा, इससे करूंगा 0 आएगा। अगर मैं इस x में 7 ऐड कर दूंगा ना, तब जो नंबर आएगा, तब मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 7। जब x था तो रिमाइंडर 0 था, x प्लस 7 आया तो इसको इससे डिवाइड करके क्या आएगा रिमाइंडर 7, इसको इससे डिवाइड करके भी रिमाइंडर 7, इसको इससे डिवाइड करके रिमाइंडर 7। तो समझ में आई, एलसीएम जो भी आएगा उसके अंदर ऐड करना है 7, उसके अंदर ऐड कर देना 7, तो आपका रिमाइंडर 777 आना शुरू हो जाएगा। ये जो वर्कशीट अगर आपने आज पक्की नहीं करी ना उसके बाद नहीं होगी, मैं बता रहा हूं। आज चुपचाप बैठ के से पूरी वर्कशीट, तो इस वर्कशीट में भी आधे क्वेश्चन तो आसान है। अब बच्चे जो आधे क्वेश्चन आधे से भी ज्यादा आसान है, एक्चुअली 30% क्वेश्चन थोड़े अच्छे लेवल के हैं, उस 30% को टारगेट करना, उसको 2-2 3-3 बार समझना, और कल दोबारा से डाउट ले लूंगा इसके, अगर किसी को कुछ नहीं समझ में आता तो। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या है, कंप्लीट द मिसिंग एंट्रीज इन द फॉलोइंग फैक्टर। ट्री मेथड होता है। ट्री मेथड को इसको समझाने से पहले मैं आपको जनरल समझाता हूं। जैसे मान लो ये 6, मुझे 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी, चलो थोड़ा बड़ा नंबर ले लेते हैं, बड़ा नंबर ले लेते हैं, यहाँ पे 18 ले लेता हूं। अब मुझे 18 नंबर को ट्री मेथड से ही प्राइम फैक्टराइजेशन निकालनी है। 18 की प्राइम फैक्टराइजेशन किससे निकालनी है, ट्री मेथड से। और ट्री मेथड क्या कहता है, कहते हैं जिस भी नंबर से आप सबसे पहले ये नंबर किससे डिवाइड होगा 2 से, तो उसकी दो ब्रांचेस बनाई, जिससे डिवाइड करना है, जिस प्राइम नंबर से डिवाइड करना है वो लेफ्ट में लिखने हैं, जो आंसर आएगा वो राइट में। तो 18 को 2 से डिवाइड करके कितना आएगा 9।
फिर इसकी बारी आ गई, फिर ये किस नंबर से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड करके कितना आंसर आ जाएगा 3। हमने राइट साइड की ब्रांचेस ही बनानी है, इसको 3 से डिवाइड करके कितना आएगा 1। मेरी बात समझ में आ रही है। तो 18 की प्राइम फैक्टराइजेशन ट्री मेथड से ये वाली देखो, ये प्राइम फैक्टराइजेशन 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2। ओके है। अब क्या होता है कि ये देखो, ये ऐसे भी देते हैं इस क्वेश्चन को ऐसे देने से पहले कि मैं तुम्हारे को इस क्वेश्चन का आंसर दूं, पहले आप ये चीज देखो, जो जैसे मान लो ये नंबर है, इसकी 2 ब्रांचेस है, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूँ ना 1 इंटू 3, तो ये वाला आ गया। अब मान लो इसकी ये 2 ब्रांचेस है, इनको मल्टीप्लाई करके ये आ गया, इसकी 2 ब्रांचेस है, इनको मल्टीप्लाई करके देखो, उल्टा भी ऑब्जर्व करो ना, ठीक है। ऐसी ये इस बॉक्स की 2 ब्रांचेस है 3 और 7, तो 3 इंटू 7 कितना आएगा 21। 21 इंटू 2 करके इसकी 2 ब्रांचेस है 2, 21 इंटू 2 करके आंसर कितना आ जाएगा 42। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो पहले ये भी आ गया आपको, जो नई चीज थी अगले ट्री मेथड, ये भी समझ में आ गया। ठीक हो गया, क्लियर है। इसके आगे चलते हैं। ठीक है, स्टेट फंडामेंटल थ्योरम अरिथमेटिक एक और बार दे दिया मैंने इसके अंदर। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन की बात करते हैं, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा यूनिक है जिस, ठीक है, तो 1 नंबर में काफी बार देखा गया है, ध्यान से समझना। क्या कह रहा है, क्या ये ना, इफ द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नेचुरल नंबर n, कोई नेचुरल नंबर n है, उसकी जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो ये वाली, किसी भी एक्स वाई जेड नंबर की, फिलहाल n बोल दिया, n प्राइम n नेचुरल नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन ये है, ये तो राइट द नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव जीरोस इन n, n के अंदर कॉन्जिक्यूटिव जीरोस कितनी आएगी। क्या आपको मेरा क्वेश्चन समझ में आया? कॉन्जिक्यूटिव जीरो का मतलब मैं आपको कहता हूं, जैसे 100 है तो उसमें कॉन्जिक्यूटिव जीरो कितनी हो गई, 2 हो गई, है ना। 1000 में 3 हो गई, 10,000 में 4 हो गई। तो हमने काउंट करके बताने कितनी जीरोस आएगी कॉन्जिक्यूटिव। तो देखो, तो इससे हम क्या समझते हैं, कॉन्जिक्यूटिव जीरो बनती कैसे। जैसे अगर 1 2 और 1 5 हो किसी प्राइम फैक्टराइजेशन में, 1 2 और 1 5, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आंसर आता है, तो उसकी 1 0 आ जाएगी। अगर मैं कहूं इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 की प्राइम फैक्टराइजेशन 2 टाइम्स है और 5 2 टाइम्स है उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन, तो ये कितना आ जाएगा 100। तो कॉन्जिक्यूटिव जीरोस कितनी आने वाली है, 2। क्योंकि अब इसके आगे मान लो मैं कहता हूँ ये 7 भी है, ये 11 भी है, तो ये कितना आ जाएगा, ये 77 आ जाएगा और ये 77 100 आ जाएगा। कॉन्जिक्यूटिव जीरो तो 2 ही बनेगी। ठीक है, तो कॉन्जिक्यूटिव जीरोस कैसे पता चल रही है कि 2 और 5 के कितने पेयर बन रहे हैं, 2 और 5 के जितने पेयर बनेंगे उतनी कॉन्जिक्यूटिव जीरो होगी। एक 2 और एक 5 से 1 0 आती है। अब देख लो कितने 2 और कितने 5 का पेयर है, पेयर देखना जरूरी है। 2 और 5 मत काउंट करना अलग अलग, 2 और 5 के पेयर कितने बन गए। तो यहां पे हम देखते हैं 2 की पावर 3 है, 5 की पावर 2 है, तो अगर इसमें पेयर में जाऊंगा 2 और 5 का 1 बनेगा, फिर 2 और 5 का 1 बनेगा। अब 1 2 अकेला रह जाएगा, मगर उससे हमारा मतलब नहीं, हमारे जो पेयर बनेंगे वो 2 बनेंगे। 2 और 5 के कितने पेयर बनने वाले हैं, 2, क्योंकि 5 2 टाइम्स है ना, तो 5 के साथ 1 2, 1 5 का फिर 1 2, 1 2 अकेला रह जाएगा, उससे मेरे को उससे हमारी जीरो नहीं बनने वाली। 2 और 5 से 1 0 बनती है, तो हमारी इसमें 10 आ गया, इसमें भी 10 आ गया, बस दो कॉन्जिक्यूटिव जीरोस आने वाली है। क्लियर है दोस्तों? तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। व्हाट इज अ कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन कोई पूछ ले आपसे तो क्या बोलोगे? कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन, इट हैज मोर देन 2 फैक्टर, इट हैज मोर देन 2 फैक्टर, देयरफॉर इट इज अ कंपोजिट नंबर। डिफाइन HCF of 2 पॉजिटिव इंटीजर एंड डिफाइन द HCF ऑफ द, निकाल लोगे HCF ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर की डेफिनेशन भी आपको पता है, और 18 और 24 का HCF भी आप निकाल ही दोगे। ठीक है जी। शो दैट 12 की पावर कैन नॉट एंड विद डिजिट 0 और 5 फॉर एनी नेचुरल नंबर है। तो जैसे हमने एनसीईआरटी में 6 की पावर n पढ़ा था,
यहां पर क्या करें, 12 की पावर n आ गया और कैन नॉट एंड विद डिजिट 0 और 5। चाहे जीरो, अगर देखो कोई भी एंड विद डिजिट 0 होता है तो 5 से डिविजिबल होता है, और कोई भी किसी का एंड डिजिट अगर 5 होता है, जैसे मान लो मैं लेता हूं कि 100, ये मैंने लिया 100, इसका लास्ट डिजिट 0 है तो ये 5 से डिविजिबल होगा। और किसी का एंड डिजिट जो है यूनिट प्लेस, मतलब यूनिट प्लेस पे अगर 5 है तो ये 5 से डिविजिबल होगा। तो चाहे एंड विद डिजिट 0 हो चाहे एंड विद डिजिट 5 हो, ये दोनों नंबर 5 से तो डिविजिबल होते ही है। इट मस्ट डिविजिबल बाय 5। तो इसका मतलब है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, अगर इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन अगर 0 और 5 दोनों से डिवाइड, 0 से हो या 5 से हो, दोनों में इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या आना जरूरी है, 5 का आना तो जरूरी है। ठीक है, अगर एंड विद डिजिट 0 की बात करोगे तो 2 एंड 5 आना जरूरी है, बट इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या आ रहा है, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। 12 की पावर n की प्राइम फैक्टराइजेशन ये हो गई, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर, तो हमारे पास इट मस्ट कंटेन बोथ 2 एंड 5। इट मस्ट कंटेन 2 एंड 5 बोथ। अगर आपने स्टैंडर्ड लैंग्वेज लिखनी है तो नाम ही आंसर देना है। देखो मैं तो एक सिंपल सी बात है कि एक स्टैंडर्ड लाइन बना लो इन क्वेश्चंस के लिए। अगर नाम में आंसर देना है तो आप क्या बोलोगे, इट डज नॉट कंटेन बोथ 2 एंड 5। अगर हाँ में आंसर देना है तो इट कंटेन इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ जो भी नंबर दे रखा है 2 एंड 5 बस। और इसमें बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का मेंशन कर देना जरूरी है, क्योंकि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहते हैं, किसी भी नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है, यूनिक होती है, तो वो लिखना होता है इसकी एक्सप्लेनेशन में। 12 की पावर n में भी और 6 की पावर n में भी वो लिखना जरूरी है। ठीक है, वैसे एनसीईआरटी क्वेश्चन था, लैंग्वेज में आपको लिखवा चुका हूं। इसकी आगे बढ़ते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 2 है ये, रूट p प्लस रूट q इज अ रैशनल नंबर, p एंड q आर प्राइम नंबर। ये मैंने आपको दे रखा, ये क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 5 सेम है ना। ये मैंने कल कराया था आपको, बट इस बार आज मैं आपको रूट 3 प्लस रूट 5 एक बारी दोबारा करा देता हूँ। रूट 3 प्लस रूट 5 एक बारी दोबारा करा देता हूं कि कैसे करना है। देखो रूट 3 प्लस रूट 5 है ना, मैं लैंग्वेज मेजर लैंग्वेज नहीं लिखवा रहा हूं। जैसे ऊपर लैंग्वेज क्या लिखोगे, लेट अस अज्यूम टू कॉन्ट्रेरी दैट रूट 3 प्लस रूट 5 इज अ रैशनल नंबर, तो आप इसको क्या लिखोगे, p/q की फॉर्म में, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड को प्राइम। ठीक है जी। अब ये 2 रूट वाले आ गए ना, तो इसमें हमने क्या करना है, एक रूट को, किसी भी एक रूट को इधर ही रहने दो, और मैंने इसको इधर रहने दिया, और एक रूट को भेज दो उधर, p/q माइनस रूट 5। अब तुमने इसको क्या मान लिया फिलहाल के लिए, लेट इट बी रैशनल नंबर। ठीक है, अब तुमने यहां पे क्या करते हैं, स्केयरिंग बोथ साइड, ये कितना आ जाएगा, रूट 3 का स्केयर हो जाएगा, और ये p/q माइनस रूट 5 का स्केयर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये स्केयर रूट कैंसिल होकर 3 आ जाएगा, इधर a माइनस बी का होल स्केयर खुल जाएगा, a का स्केयर प्लस b का स्केयर माइनस 2 इंटू a इंटू b। ठीक है, जो चीज नहीं समझ में आ रही साथ के साथ देख लेना। ये स्केयर रूट कैंसिल हो गया और ये आ जाएगा, अच्छा ये चीज आ गई। अब जो इस साइड टर्म्स में देखना, एक ही टर्म है जिसके अंदर रूट है, कौन सी है वो, ये वाली। इसको छोड़ के बाकी किसी 3 टर्म्स में रूट नहीं है, तो रूट वाली टर्म को इक्वल टू को एक साइड कर लो, और जो रूट विदाउट रूट वाली टर्म है उसको दूसरी साइड कर लो। तो मैंने क्या करा, ये जो माइनस 2pq रूट 5 है, इसको लेफ्ट में ले गया तो कितना आएगा, 2pq रूट 5, ये माइनस का था तो लेफ्ट में जाके प्लस का, और ये जो 3 था उसको मैं राइट में ले जाऊंगा, तो राइट में ऑलरेडी टर्म्स कौन सी है, p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर, स्क्वायर रूट करके ये कितना आ जाएगा 5, और ये प्लस का 3 वहां पे जाके कितना हो जाएगा, माइनस का 3, तो ये कितना आ जाएगा मेरा, p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर प्लस का 2, एलसीएम ले लो, ये कितना आ जाएगा, q स्क्वायर, अगर मैं q स्क्वायर और 1 में एलसीएम लूंगा तो q स्क्वायर को q स्क्वायर से डिवाइड करके 1 इंटू p स्क्वायर
पी स्क्वायर, क्यू स्क्वायर को 1 से डिवाइड करके क्यू स्क्वायर इंटू 2 क्यू स्क्वायर। मेरी बात समझ में आ गई? तो ये चीज आ गई। अब ये मेरी किसकी वाली थी? √5 की। अब मुझे तुम्हें याद होगा जितने भी क्वेश्चन थे उसमें हम लेफ्ट में रूट वाली टर्म की वैल्यू निकालते थे। ये वाली चीज इसके बराबर आ गई। तो अब मैं क्या करने वाला हूं, क्यू को क्रॉस मल्टीप्लाई से ऊपर, ठीक है। तो ये मेरा कितना आएगा, और √5 की वैल्यू निकालनी है। तो ये मेरा राइट साइड था पी स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, और जो ये डिनोमिनेटर में था क्रॉस मल्टीप्लाई से वो न्यूमरेटर में चले आएगा, और जो ये न्यूमरेटर में था वो क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर में चले आएगा, है ना। क्यू क्रॉस मल्टीप्लाई से ऊपर और 2p नीचे। ये एक क्यू से एक क्यू कट गया, पी स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर प्लस 2pq आ गया, ये आ गया √5। इतना समझ में आ गया? ये कैलकुलेशन समझ में आ गया? क्लियर है? अब इसमें आपने क्या करना है, देखो क्या बोलोगे, इसमें राइट साइड देखो, पी भी क्या है, एक इंटीजर, 2 भी इंटीजर है, क्यू भी इंटीजर है। तो यहां पे क्या बोलोगे, 2p और q आर इंटीजर्स देयरफॉर ये आपका क्या हो जाएगा, ये इंटीजर से मिलकर बना है तो ये फ्रैक्शन रैशनल नंबर बनेगी। तो ये आ जाएगा मेरा पी स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर, ये पिछले वाले स्टेप में लिख लेते हैं आगे। तो ये चीज अगर है तो ये जब वैसे बता देता हूं, तो ये हमारा इंटीजर्स हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारा रैशनल, और अगर ये इसके बराबर है तो ये भी क्या हो जाएगा रैशनल। बट वी नो दैट दिस इज अ irrational number and this contradiction is arisen because of our wrong assumption, therefore this is a irrational number। फिर भी चलो लिख देता हूं कंप्लीट करने के लिए। P2 ये इंटीजर्स हो गए ना, तो हमारे पास p स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर अपॉन 2pq is a rational number, ठीक है। अब ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा रैशनल होगा, ये किसके बराबर है √5 के, therefore √5 is also a rational number, but we know that √5 is a irrational number, and this contradiction is arisen because of our wrong assumption, therefore कौन सा था, √3 प्लस √5 is a irrational number। क्लियर हो गया? ये वाला क्वेश्चन आर.डी. शर्मा का क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जी। तो जैसा मैंने ये किया था वैसे ही √p प्लस √q किया था, सेम टू सेम, ठीक है। यहां पर p और q को प्राइम नंबर है, किसी भी प्राइम नंबर का रूट करोगे वो एक इरेशनल होता है, पता है ना आपको। तो यहां से हमारा ये वाला भी क्वेश्चन होगा, ये वाला भी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, आने वाला क्वेश्चन है, एक नंबर में कह रहा है कैन 2 नंबर हैव 18 एज देयर एचसीएफ एंड 380 एज देयर एलसीएम, गिव रीजन। कोई भी दो नंबरों का एलसीएम 18 और सॉरी एचसीएफ 18 और एलसीएम 380 हो सकता है। कोई भी दो नंबरों का एचसीएफ 18 और एलसीएम 380 हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो उसमें क्या रीजन आप दोगे कि पहली बात आपको इतना पता होना चाहिए, कोई भी दो नंबरों का आप एचसीएफ निकालो और कोई भी दो नंबरों का आप एलसीएम निकालो। हमेशा एलसीएम जो होता है, जो एचसीएफ होता है इज अ फैक्टर ऑफ एलसीएम। एचसीएफ इज अ फैक्टर ऑफ एलसीएम, मतलब किसी भी दो नंबरों का एलसीएम जो होगा वो उसी दो नंबरों के एचसीएफ से डिवाइड पक्का हो रहा होगा। अब आप अगर 380 को 18 से डिवाइड करोगे तो डिवाइड नहीं हो रहा पूरा, तो आप
क्या बोलोगे भाई 380 जो है, जो 80 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ, पहले आप वहां पे पूरी एक्सप्लेनेशन लिख देना, एनी टू नंबर एचसीएफ इज अ फैक्टर ऑफ एलसीएम। तो इसके बाद लिख देना कि हाँ भाई देखो 380 इज नॉट डिवाइडेड बाय 18, ठीक है, देयरफॉर दिस इज नॉट पॉसिबल। अगला देखते हैं जी, अगला क्वेश्चन हमारा है फोर्थ क्वेश्चन, द नंबर्स 525 एंड 3000 आर बोथ डिविजिबल बाय दिस नंबर, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ 525 एंड 3000। क्या है जो 520, क्वेश्चन नंबर 4 को पहले समझते हैं। कह रहे ये जो दो नंबर है ना, इन दोनों नंबरों को डिवाइड करने वाले ये सारे नंबर, अब तुम्हारे मतलब खुद पता लगाने की जरूरत नहीं है, इन्होंने दे दिए कि इन दोनों को डिवाइड करने वाले सारे नंबर कौन से हैं, ये वाले। इसमें से कह रहा है एचसीएफ बता दो, और जिस भी बच्चे को एचसीएफ की डेफिनेशन होगी वो इसमें से बता देगा। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कि इन दोनों को डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा नंबर, और सबसे बड़ा नंबर इसमें क्या है, 75 आंसर है, ठीक है। तो कभी कभार इन क्वेश्चंस में जो एचसीएफ एलसीएफ वाले क्वेश्चन होते हैं, इसमें बच्चों को समझ नहीं आता पूछ क्या लिया है अचानक। आगे बढ़ते हैं, ये वाला हो गया था। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है जरा पढ़ते हैं। ऑन अ मॉर्निंग वॉक 3 पर्सन स्टेप ऑफ टुगेदर एंड देयर स्टेप मेजर 40 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर एंड 45 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। पहले इतनी लाइन का मीनिंग निकालते हैं। वो कह रहा है कि मान लेते हैं 3 दोस्त हैं, वो एक साथ में सीधे खड़े हुए हैं। जो पहला स्टेप है हर तीनों दोस्तों का अलग था। पहला स्टेप जो था एक दोस्त का 40 सेंटीमीटर का था, दूसरे का 42 का था और तीसरे का 45 सेंटीमीटर का था। अब अगर व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस शुड ईच शुड वॉक सो दैट ईच कैन कवर द सेम डिस्टेंस इन अ कंप्लीट स्टेप। कंप्लीट स्टेप्स होने चाहिए और मिनिमम डिस्टेंस कितना कवर करेगा, एलसीएम आ जाएगा। समझ में आ रहा है? अच्छा, एलसीएम और एचसीएफ निकालने क्वेश्चन समझ में आया और एलसीएम आंसर आ गया, समझ में आया? तो इसको अगर हम थोड़ा सा दिमाग उसमें सोचे कि कैसे होगा। पहला स्टेप कितना था पहले दोस्त का 40, दूसरे का 42, तीसरे का 45। इस तरीके से स्टेप्स लिए है। अब इन तीनों का मान लेते हैं एलसीएम जो भी आ रहा होगा, तो वो पूरे स्टेप मान लो एलसीएम आपको इससे भी डिविजिबल आ रहा होगा। अच्छा, मैं आपसे पूछूं कि पहला बंदा कितने स्टेप्स चला होगा? ये तो एलसीएम ले लिया आपने, तो अगर आपको एक बात है भाई पहले वाले बंदे ने स्टेप्स कितने बनाए होंगे, कितने स्टेप्स कवर किए होंगे, तो आप एलसीएम को इससे डिवाइड कर दो 40 से, तो उसके स्टेप्स निकल जाएंगे। एलसीएम को दूसरे वाले इससे डिवाइड करोगे दूसरे दोस्त के स्टेप से, तो उसके नंबर ऑफ स्टेप्स पता चल जाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? 100% ना? तो इस तरीके से हमारा एलसीएम निकलेगा। अच्छा, मैंने एलसीएम और एचसीएफ का अलग से तरीका भी समझा रखा है। क्वेश्चन पढ़ के अगर मुझे पता चल रहा है 40 और 42 और 45 से बड़ा नंबर निकलने वाला है, इन तीनों में जो बड़ा नंबर है या तो ये निकलेगा आंसर या इससे बड़ा निकलेगा अगर आंसर, तो एलसीएम लिया जाएगा इन तीनों का। क्वेश्चन पढ़ के तो हमारे 3 नंबर गिवन है ना, इन तीनों नंबरों में जो लास्ट नंबर है 45, तो दोस्त इन तीनों में सबसे बड़ा नंबर ये आंसर आना चाहिए या इससे बड़ा अगर आंसर आ रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो इन तीनों का क्या लिया जाएगा, एलसीएम। अब दूसरा तरीका क्या है समझने का कि एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ निकालना है। इन तीनों में जो छोटा नंबर है वो अगर आंसर आया या फिर इससे छोटा नंबर एलसीएम आएगा तो एचसीएफ निकलेगा। अभी मैं बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको वेरीफाई करवाने वाला हूं। समझ में आया आपको? जो भी आपको क्वेश्चन में 2 नंबर दे रखे हैं, 3 नंबर दे रखे हैं, उससे अगर बड़ा आंसर आना हुआ तो एलसीएम और उससे अगर छोटा नंबर आना हुआ तो ऐसे मोटी मोटी बात तो ये, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। ये आ जाएगी, ठीक है। ये वाला हो गया फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द पेयर्स। ये वाला क्वेश्चन एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 7, ये आप खुद कर लेना। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय दिस एंड दिस लिविंग रिमाइंडर 6 इन ईच केस। सबसे बड़ा नंबर ढूंढना है जो कि इन दोनों को डिवाइड करके रिमाइंडर 6 दे। इसमें से भी 6 माइनस कर देना, इसमें से भी 6 माइनस कर देना।
फिर एचसीएफ निकाल लेना। तो इसमें 6 माइनस करके कितना आएगा 609, इसमें से 6 माइनस करके कितना आएगा 957, और फिर उन दोनों का अगर एचसीएफ निकालोगे तो जो सा नंबर आएगा उसको अगर मैं इसको अगर मैं उससे डिवाइड करूंगा तो हमेशा दोनों में रिमाइंडर 6 आएगा। मतलब 6 माइनस करके 6 इसमें से माइनस करना है, 6 इसमें से माइनस करके एचसीएफ ले लेना। ठीक है। अगला, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स दिस लिविंग रिमाइंडर 1 to this। सबसे बड़ा नंबर ढूंढो जो मैं इसको डिवाइड कर, इसको उस नंबर से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 1 आना चाहिए, इससे डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 2 आना चाहिए, और इसको डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 3 आना चाहिए। क्वेश्चन ध्यान से आराम से समझो, कोई कंफ्यूजन तो मिले ना। इन तीनों को डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा नंबर ढूंढो, इन तीनों को डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा नंबर, जो कि सबसे बड़ा नंबर जो भी नंबर होगा, अगर मैं इसको उस नंबर से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए 1, इसको उस नंबर से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर आना चाहिए 2, इसको उससे डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर आना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, जो ये हमारे को 3 नंबर दे रखे हैं, ये रिमाइंडर भी दे रखे हैं, तो पहले वाला क्या है 626, इसमें रिमाइंडर कितना चाहिए आपको 1, तो 626 में 1 माइनस करना है, 3127 में 2 माइनस करना है, और 15628 में 3 माइनस करना है। माइनस करके 3 नंबर आ गए, उन तीनों नंबरों का आपने क्या ले लेना है एचसीएफ, उन तीनों नंबरों का क्या ले लेना एचसीएफ। एचसीएफ कैसे निकालते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। क्लियर होगी? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन जो 10 है वो बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, इसको देखो। क्या है, हमारे पास 15 पेस्ट्रीज हैं, 15 पेस्ट्रीज हैं एंड 12 बिस्कुट पैकेट हैव बीन डोनेटेड फॉर अ स्कूल फील्ड। ठीक है, तो 15 पेस्ट्रीज और 12 बिस्किट पैकेट। ठीक है, these are to be packed in a several smaller identical box with same number of pastries and biscuits packet in each. How many biscuit packet and how many pastries will each box contain? ठीक है, तो देखो इसमें करना क्या है, इन दोनों का आपने निकालना है एचसीएफ, इन दोनों का क्या निकालना है आपने एचसीएफ। 15 और अगर 12 का मैं वैसे अगर रैंडमली अपने आप देखूं, इन दोनों को डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 3। तो जो 3 आएगा, अब 3 इसको 3 का मतलब इसके 3 ग्रुप बनेंगे। क्या बनेंगे? 3 ग्रुप। 3 ग्रुप में क्या होगा, तो इसमें हम कैसे समझेंगे, 15 पेस्ट्रीज है, तो ये एक बॉक्स बना, ये एक बॉक्स बना, ये एक बॉक्स बना, 3 बॉक्सेस बनने वाले। इन 3 बॉक्सेस में 15 पेस्ट्रीज थी और 12 क्या थे बिस्कुट पैकेट। तो अब मैं 3 को 15 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा 5, तो 5 पेस्ट्री 5 पेस्ट्री 5 पेस्ट्री, और 12 बिस्कुट पैकेट थे, 12 को 3 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 4 बिस्कुट पैकेट इसमें गए, 4 इसमें गए, 4 इसमें। क्लियर होगी जी? तो हमारे जो हमारा एचसीएफ आया है वो क्या डिनोट कर रहा है, कई बच्चे ना इसमें कंफ्यूज होते हैं, इसमें बता दो क्या कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर 15 और 12 का मैंने एचसीएफ लिया तो आंसर आया 3, तो सोचते हैं इसमें 3 बिस्कुट के पैकेट डलेंगे और 3 ही पेस्ट्री डलेगी। अगर आप ऐसा करोगे तो देखो क्या होने वाला है, 3 बिस्किट के पैकेट और 3 पेस्ट्री 1, 3 बिस्कुट के पैकेट 3 पेस्ट्री 1, 3 बिस्कुट के पैकेट 3 पेस्ट्री 1, 3 बिस्कुट के पैकेट 3 पेस्ट्री 1। अब इस केस में क्या होगा, 3 पेस्ट्री तो आएगी, 3 बिस्कुट के पैकेट नहीं आएंगे, है ना, रह जाएगा ना। अगर तुम वो सोच रहे हो कि ये 3 निकला है, उतनी पेस्ट्रीज और इतने बिस्कुट पैकेट डालने हैं, वो नहीं है इसका मतलब। इनका मतलब है कि आपके बॉक्सेस कितने बनेंगे, वो निकला 3। तो बॉक्सेस बने 3, उसमें आपने इक्वल नंबर डालने, इसमें मतलब इस बॉक्सेस में जो आना चाहिए इक्वल पेस्ट्रीज, और इन तीनों का आपस में कंपैरिजन हो रहा है कि तीनों के अंदर इक्वल समान होना चाहिए। कई बच्चे कहते हैं इसमें क्या मीनिंग निकालते हैं, बिस्कुट के पैकेट और पेस्ट्रीज इक्वल होनी चाहिए एक बॉक्स के अंदर।
समझ रहे हो मेरी बात? वो नहीं है मीनिंग इसका। इसमें पहले बोल रहा है तुम्हारे 3 बॉक्सेस बने, तीनों में इक्वल समान होना चाहिए। एक बात तो ये होगी। दूसरी चीज कि आपने ऐसा नहीं सोचा 3 बिस्कुट के पैकेट और 3 पेस्ट्रीज, ये दोनों को इक्वल करने की बात सोचते हैं। एक्चुअल में क्या होना चाहिए, बॉक्सेस के अंदर समान इक्वल की बात हुई, बॉक्सेस के अंदर समान इक्वल की। बिस्कुट के पैकेट और पेस्ट्रीज इक्वल डालेंगे, वो नहीं बात हो रही। आगे बात समझ में? तो इसका हम एचसीएफ निकाल देंगे। एचसीएफ निकालकर आपका 3 बॉक्सेस बन जाएगा। इसमें क्वेश्चन थोड़ा एक्सटेंड करके भी पूछ सकता है आपसे कि भैया एक हमारे बॉक्स के अंदर कितने बिस्कुट और कितने पैकेट गए हैं, तो आप क्या बोलोगे 5 और 4। अब एक नंबर में आएगा, कोई बहुत बड़ा नंबर का क्वेश्चन नहीं आने वाला है कहीं तुम सोच रहे होंगे। क्लियर है? तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक है, इससे आगे देखो जी, 2 brands of chocolates are available in a packet of 24 and 15 respectively। ठीक है, तो हमारे 2 ब्रांड हैं चॉकलेट के, और एक पैक के अंदर कितने हैं, मतलब पहला ब्रांड है उसके अंदर 24 चॉकलेट्स का एक पैक है, और 15 चॉकलेट का दूसरे ब्रांड का एक पैकेट है। एक पैकेट में 24 चॉकलेट्स हैं और एक पैकेट में 15 चॉकलेट है दूसरे ब्रांड की। पहले ब्रांड की 24 चॉकलेट का एक पैक होता है और दूसरे ब्रांड का 15 चॉकलेट का एक पैक होता है। एक पैकेट के अंदर इतनी और इतनी आ रही है। ठीक है, इफ आई नीड टू बाय एन इक्वल नंबर ऑफ चॉकलेट ऑफ बोथ काइंड्स, व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ बॉक्सेस ऑफ ईच काइंड आई वुड नीड टू बाय। इन दोनों का एलसीएम ले लो। 24 और 15 का एलसीएम जो भी आएगा कितना आएगा, 120 आ रहा है, तो 120 आएगा। तो भाई मेरे को 120 खरीदने पड़ेंगे। 120, तो 120 को अगर मैं कहूं जी मेरे को पहले काइंड के कितने बॉक्सेस होंगे, तो पहले तो मैं एलसीएम निकाल के आएगा 120 हमारे बॉक्सेस हमारे को खरीदने पड़ेंगे। इसके भी 120 और इसके भी 120। क्यों? हमारे को क्या करा कि इक्वल नंबर ऑफ चॉकलेट ऑफ बोथ द काइंड आई नीड टू बाय। मुझे जो चॉकलेट्स खरीदनी है पहले ब्रांड की और दूसरे ब्रांड की, वो इक्वल खरीदनी। मतलब पहले ब्रांड की अगर मैंने 200 चॉकलेट ली तो दूसरे ब्रांड की भी मुझे 200 चॉकलेट लेनी। अब बताओ कि भाई बॉक्सेस मतलब इसके कितने बॉक्स लो और इतने सेकंड काइंड के सेकंड ब्रांड के कितने बॉक्सेस लो। दोबारा समझो, वो कह रहा है कि मेरे पास एक ब्रांड है उसका एक बॉक्स 24, इसमें 24 चॉकलेट होती है, दूसरा ब्रांड है उसमें 15 चॉकलेट्स होती है। ठीक है, अब मुझे नंबर ऑफ चॉकलेट दोनों ब्रांड की इक्वल खरीदनी है, दोनों ब्रांड्स की चॉकलेट्स इक्वल खरीदनी है। अब बताओ मैं इसके कितने बॉक्सेस लूं या टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस, पहली बात तो कितने लूं, ईच काइंड के बॉक्सेस कितने लूं कि चॉकलेट्स हमारे इक्वल है। तो मैंने क्या बोला 24 और 15, 24 और 15 का एलसीएम लेके आंसर आएगा 120। अब 120 को अगर मैं 24 से डिवाइड कर दूं तो ये आ जाएगा 5 बॉक्सेस मुझे फर्स्ट काइंड के खरीदने पड़ेंगे, मतलब फर्स्ट ब्रांड के। और 120 को 15 से डिवाइड कर दोगे तो सेकंड के 8 पैकेट खरीदने पड़ेंगे, तब चॉकलेट्स भी इक्वल हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हुआ ये चीज? तो ये चीज अब देखो, इसमें क्या है ना, बच्चे बड़ी जल्दी करते हैं। एक और मैं चीज बताता हूं, जल्दी कैसे करते हैं कि ना बताएंगे इसमें कि भाई जल्दी जल्दी कहेंगे कि हाँ भाई एलसीएम निकालने की एचसीएफ निकालना, एलसीएम निकालना की एचसीएफ निकालना है। तो एलसीएम और एचसीएफ ऐसे में सोचा करो कि क्वेश्चन पढ़ते ही आपको पता चल जाएगी एलसीएम निकालना की एचसीएफ निकालना। समझ में आ गई मेरी बात? तो हमेशा पहले क्वेश्चन को पढ़ा करते हैं, फिर समझते हैं, फिर आंसर देना बाद में, आंसर देना बाद में। ठीक है, इसके आगे का क्वेश्चन हम कल डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन नंबर 11 तक हो गया।